आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर जनसंख्या संगठन। तो इसमें देख लेते हैं जनसंख्या संगठन क्या है। तो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत किसी भी देश की जनसंख्या या लोगों की आयु, लिंग, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा तथा उनके निवास स्थान का अध्ययन किया जाता है, जिसे जनसंख्या संगठन कहते हैं। अगला हेडिंग है लिंगानुपात। लिंगानुपात किसे कहेंगे? तो लिंगानुपात से तात्पर्य किसी देश में पुरुषों और महिलाओं की संख्या से है। यह एक लिंग अनुपात के रूप में निकाला जाता है, जो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अनुपात होता है। लिंग अनुपात किसी भी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। तो भारत में लिंग अनुपात कैसे निकाला जाता है? तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो लिंग अनुपात बराबर है स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। इसमें स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को 100 से गुना करके 1000 से गुना करके ज्ञात किया जाता है लिंग अनुपात भारत में। अगला है विश्व के अन्य देश। तो विश्व के अन्य देशों में प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है, जिसे निम्न सूत्र द्वारा निकाला जाता है। तो लिंग अनुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बट्टा स्त्री जनसंख्या इंटू 1000। तो इसमें जो है पुरुषों और महिलाओं की संख्या के अनुपात को 1000 से गुना करके ज्ञात किया जाता है। भारत में जो स्त्रियों की संख्या ऊपर होती है और अन्य विश्व के जितने भी देश हैं वहाँ पुरुषों की संख्या को ऊपर रखा जाता है। दुनिया में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में 990 महिलाएं हैं, यानी कि 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष। अगर हम बात करें सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश, तो वह है लैटविया, जहाँ पे 1187 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी कि 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष। सबसे कम अगर लिंगानुपात वाला देश बात करें तो वह संयुक्त अरब अमीरात है, जहाँ 1000 पुरुषों पर 468 महिलाएं हैं, यानी कि 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष। पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास होता है संयुक्त अरब अमीरात में। और भारत में अगर बात करें लिंगानुपात, तो प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। अगला टॉपिक है प्रतिकूल लिंग अनुपात। तो जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या कम होती है, वहाँ स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती है, जैसे स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या व स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा के कारण ऐसा होता है। विश्व के 72 देश इसी श्रेणी में आते हैं। अगला टॉपिक है अनुकूल लिंग अनुपात। तो जिन देशों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है, वहाँ स्त्रियां निश्चित रूप से अनुकूल स्थिति में होती है, जैसे स्त्री शिक्षा, रोजगार तथा इनके जीवन के विकास की अनुकूल दशाएं तथा सरकारी नीतियाँ स्त्रियों के लिए अनुकूल स्थिति पैदा करती है। विश्व के 139 देश इसी श्रेणी में आते हैं अनुकूल लिंग अनुपात में। अगला टॉपिक है स्त्रियों के प्रतिकूल लिंग अनुपात के कारण। तो स्त्री भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, सामाजिक स्तर निम्न होना और स्त्री शिक्षा को महत्व ना देना, ये प्रमुख कारण है स्त्रियों के लिंग अनुपात को प्रतिकूल होने के। हमारा अगला टॉपिक है आयु संरचना। तो आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है भारत में आयु संरचना को। कहीं भी 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे 0 वर्ष से 14 वर्ष, 15 वर्ष से 59 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक। तो 0 वर्ष से 14 वर्ष के देखते हैं तो यह जनसंख्या आश्रित जनसंख्या होती है, क्योंकि इस समय बच्चे होते हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे शामिल होते हैं, जिनकी वजह से आर्थिक विकास धीमा होता है। अगला है 15 वर्ष से 59 वर्ष। तो यह जनसंख्या कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ यही जनसंख्या को कहा जाता है, क्योंकि इस वर्ग में युवा लोग ज़्यादा होते हैं और यही लोग साधनों का दोहन करते हैं, संसाधनों का। अगला 60 वर्ष से अधिक। तो इस वर्ग में बुजुर्ग जनसंख्या होती है एवं यह आश्रित जनसंख्या होती है और सरकार का अधिक धन इन्हीं की देखरेख में खर्च होता है।
अगला टॉपिक है आयु लिंग संरचना। तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों व पुरुषों की संख्या से है। पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है और जनसंख्या पिरामिड या आयु लिंग पिरामिड में पुरुषों को बाएं तरफ तथा स्त्रियों को दाएं तरफ रखा जाता है। जनसंख्या पिरामिड को 3 वर्गों में बांटा जाता है। पहला विस्तारित होती जनसंख्या, दूसरा स्थिर जनसंख्या और तीसरा ह्रासमान जनसंख्या। तो पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। तो इसका आयु लिंग पिरामिड विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड होता है जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है। कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। जैसे बांग्लादेश के अफ्रीका में जो है बांग्लादेश और मैक्सिको जो साउथ अमेरिका का पिरामिड भी इसी प्रकार का है। बांग्लादेश, अफ्रीका और साउथ अमेरिका का अगर उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में नाइजीरिया का जो एशिया का देश है उसका लिंग पिरामिड रखा गया है। इसमें देखिए बाएं तरफ पुरुष को रखा गया है और दाएं तरफ स्त्री को। यह देखिए त्रिभुजाकार जनसंख्या का पिरामिड दिख रहा है इसमें। दूसरा है स्थिर जनसंख्या। तो इस आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का होता है जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। और कारण क्या है? तो जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होने से जनसंख्या स्थिर हो जाता है। उदाहरण इसका ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड देखते हैं। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड जो ऊपर में शुंडाकार टाइप का है। तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। तो इसका आयु लिंग पिरामिड का आकार जो है सो संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाला होता है। जो इसका कारण जो है सो निम्न जन्म और मृत्यु दर है। जापान में जीवन प्रत्याशा लगभग 80 वर्ष से अधिक होती है। परिणाम इसका क्या होता है ह्रासमान जनसंख्या का? तो जनसंख्या वृद्धि शून्य और ऋणात्मक हो जाती है। इसका जापान का लिंग पिरामिड का उदाहरण दिया गया है। तो इसे देखिए यह जापान का लिंग पिरामिड है। इसका आधार जो है सो संकीर्ण है और फिर शीर्ष जो है सो शुंडाकार है। अगला टॉपिक है वृद्ध होती जनसंख्या। तो जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बुजुर्ग जनसंख्या का भाग अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। दुनिया के विकसित देशों की जनसंख्या में बुजुर्ग जनसंख्या का ज़्यादा भाग होता है क्योंकि वह स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। यह 20वीं सदी का एक नई परिघटना है। अगला टॉपिक है हमारा ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या संगठन। तो ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या का विभाजन निवास के आधार पर किया जाता है। ग्रामीण लोगों की तथा नगरीय लोगों की आजीविका भी अलग अलग होती है। ग्रामीण इलाकों में जनसंख्या घनत्व भी कम होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादातर लोग जो है तो खेती करते हैं एवं पशुपालन करते हैं। नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या खेती एवं पशुपालन को छोड़कर सभी कार्य करते हैं जैसे व्यापार, गाड़ी चलाना, सेवाएं प्रदान करना आदि। अगला टॉपिक है साक्षरता। तो साक्षरता किसे कहेंगे? तो किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उनके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण एवं परिणाम दोनों ही हैं। साक्षर व्यक्ति किसे कहेंगे? तो 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या जो कि पढ़ लिख सकता है और जिनमें अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है उसे साक्षर व्यक्ति कहा जाता है। अगला है साक्षरता दर। तो भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के प्रतिशत को कहा जाता है जो पढ़ लिख सकता है और जिसमें अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है। तो साक्षरता दर निकालने का सूत्र होता है कुल साक्षर व्यक्ति बट्टा कुल जनसंख्या इंटू 100। अगला टॉपिक है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें पहला है आर्थिक विकास का स्तर। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में साक्षरता दर निम्न दर तथा उन्नत नगरीय अर्थव्यवस्था वाले देशों में उच्च साक्षरता दर पाई जाती है।
फिर है नगरीकरण। तो जिन प्रदेशों में जनसंख्या का अधिकांश भाग नगरों में निवास करता है वहाँ साक्षरता दर ऊंची होती है, जैसे यूरोप के देश हैं। लेकिन जिन देशों में नगरीय जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है वहाँ साक्षरता दर निम्न है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति अगला पॉइंट है। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं को स्थिति गौण होती है, इसलिए महिला साक्षरता दर निम्न पाई जाती है, जबकि औद्योगिक अर्थव्यवस्था वाले देशों में महिलाओं में साक्षरता दर उच्च पाई जाती है। अगला टॉपिक है आयु लिंग असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक। तो जन्म दर व मृत्यु दर पहला कारक है। तो विकासशील देशों में मृत्यु दर अधिक होने के कारण लिंग अनुपात में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। पुरुष जन्म स्त्री जन्म से अधिक होता है और समाज में स्त्रियों का गौण समझा जाता है। दूसरा है प्रवास। तो प्रवास के कारण भी उद्भव व गंतव्य दोनों में लिंगानुपात प्रभावित होता है। रोजगार व शिक्षा के कारण पुरुष प्रवास अधिक होता है। तीसरा है ग्रामीण व नगरीय जीवन। तो गांव से लोग रोजगार व सुविधाओं के कारण नगरों में जाकर बस जाते हैं, जिससे नगरीय जीवन में लिंगानुपात अंतर आ जाता है। चौथा है सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो जिन देशों में स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति दयनीय है वहाँ भी स्त्रियों की संख्या प्रत्येक आयु वर्ग में पुरुषों की तुलना में कम होती है।